Hello, my dear student. In this video, we talk about the oogenesis process and menstrual cycle. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा था और वो टॉपिक था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस मींस गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के आगे जो हम गैमेटोजेनेसिस में दो इंपॉर्टेंट फेज बताते हैं या दो इंपॉर्टेंट पार्ट बताते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो रहे होते हैं वो होते हैं गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में अगर हम मेल के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जहां पर हम स्पर्म को फॉर्म करते हैं एंड इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis वी फॉर्म द ओवा और एग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी। ओके, सो इन दिस वीडियो आई ओनली टॉक अबाउट द oogenesis प्रोसेस एंड आल्सो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा क्लू दिया था या क्लू कह लीजिए या ये कह लीजिए कि oogenesis की प्रोसेस को थोड़ा सा बताया था। आज मैं फिर से आपको वहीं से स्टार्ट करूंगा, oogenesis की प्रोसेस से स्टार्ट करूंगा और oogenesis की प्रोसेस से मैं समझाऊंगा कि हाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अकर इन फीमेल। Okay, student. So moving forward about the oogenesis process, and in the oogenesis process we form ova. Okay, तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले राइट डाउन करूँ oogenesis के बारे में तो आप जानते ही हैं कि oogenesis का मतलब क्या है। ऊ मीन्स क्या होगा? ऊ मीन्स होगा एग। ओके, फीमेल एग एंड देन जेनेसिस का मीनिंग आपको मैंने बताया जनरेट होना, फॉर्म होना, मतलब एग का फॉर्मेशन हम यहाँ पर करेंगे। बट स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव में अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा था पार्ट और वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्पर्म कैसे फॉर्म होते हैं। बट जितनी इजी वे में मैंने आपको स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस बताई उतनी ही इजी वे में मैं आपको oogenesis भी बताऊंगा। But oogenesis and spermatogenesis is totally different. Why this is different? Because of student मैंने आपको बताया कि जो spermatogenesis की प्रोसेस है मतलब स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बट here the oogenesis process start from the at the time of embryonal development. It means at the time of a formation of a embryo of a female embryo and at that time also the oogonia cells are formed. इट मीन्स कि अगर मैं ये कहूं कि स्पर्म तो फॉर्म हो रहे थे जब प्यूबर्टी की एज आ रही थी तब उनके बनने की प्रोसेस शुरू हो रही थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको oogenesis की प्रोसेस तो ये फीमेल में एट द टाइम ऑफ अ फीटल ओवरी, जब ओवरी फीटल में है मतलब वो जो फीटस है उसमें ही है और वहां पर इनमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है मतलब स्टार्ट हो रहा है वहां पर oogenesis की प्रोसेस। So how this is process occur? So we know that about the fetal ovary. फीटल जो समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पे फीटस की बात कर रहा हूँ। जब हम एक चाइल्ड को बोल रहे हैं कि वो गर्ल चाइल्ड है और अभी वो बॉर्न नहीं हुई है, ओके, अभी वो बॉर्न नहीं हुई है तो उसमें जो फीटल ओवरी है और उस ओवरी में यहाँ पर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, ऊगोनिया। अब आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि आखिर ये ऊगोनिया कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल जर्म सेल्स हैं, याद करिए मेरा वो लेक्चर जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया था और वहां पे मैंने आपको ट्यूनिका एल्बुजिना जो कि आउटर वॉल थी, आउटर वॉल लेयर थी और उसके अंदर हमारा क्या था, ओवेरियन स्ट्रोमा। और ओवेरियन स्ट्रोमा में मैंने दो पार्ट आपको बताए थे, कॉर्टेक्स और मेडुला का पार्ट। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर रिकॉल करना है और वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि ऊगोनिया सेल्स होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, oogenesis के साथ ही साथ हम इसे फॉलिकुलोजेनेसिस फॉलिकुलोजेनेसिस की भी प्रोसेस यहाँ पर ऐड करते हैं। मतलब देखिए हम अगर एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पर oogenesis टर्म दिया है, मतलब ओव्यूलेशन की प्रोसेस तक आपको oogenesis की बात बताई गई है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, मतलब मैं आपको यहाँ पे फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस भी समझाऊंगा, हाउ द फॉलिकल्स आर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऊगोनिया के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे फीटल ओवरी में, इसी टाइम पर ये ऊगोनिया सेल फर्दर फर्दर डिवीजन कॉज करती है और डिवीजन कॉज करने का मतलब ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस फॉर्म करती है और ये क्या बनाती है, ये बनाती है प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये क्या फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है प्राइमरी oocyte सेल। बट एट दिस टाइम द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी oocyte दिस इज गेट अरेस्टेड, primary oocyte get arrested in the stage of prophase first। मतलब मियोसिस
फर्स्ट की ही प्रोसेस और मियोसिस फर्स्ट की ही प्रोसेस प्रोफेज फर्स्ट में हमारा ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने का मतलब कि ये जो स्टेज है वो हमारी क्या है, बर्थ, देन चाइल्डहुड, एंड देन नेक्स्ट वन इज प्यूबर्टी। अब ये अरेस्टेशन जब खुलने वाला है, मतलब किस टाइम पे खुलेगा, तो प्यूबर्टी के टाइम पर हम बोल रहे हैं कि अब ये जो जितनी भी यहाँ पर हमारी प्राइमरी oocyte की सेल फॉर्म हो गई थी, जितनी भी प्राइमरी oocyte की सेल फॉर्म है उतनी ही रहेंगी, मतलब जितनी oogonia सेल फॉर्म हो गई थी एट द टाइम ऑफ अ फीटस, जब वो फीटस है उतनी ही oogonia सेल फर्दर रहेंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, बट इनके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। और सेकेंड वन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइमरी oocyte सेल यहाँ पर फॉर्म हुई है, ये प्राइमरी oocyte सेल्स फॉर्म होने के बाद जब प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो रही हैं, इनके जितने नंबर्स रहेंगे, देन अभी मैं फॉलिकल्स में भी बताऊंगा कि ये प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, तो ये जितने नंबर्स में रहेंगे उतने ही नंबर्स में ये हमेशा के लिए रहेंगे। तो हम यहाँ पे बोलते हैं 60,000 to 80,000 हमारे पास प्राइमरी oocyte सेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी रहते हैं, मतलब डीजनरेशन के बाद रेस्ट पार्ट में बचते हैं। फर्दर अब क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पर हमारी मियोसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद कंप्लीट हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, ये जो हमारी प्राइमरी oocyte थी इनका डिवीजन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया इनका डिवीजन, और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं सेकेंडरी oocyte। ओके, ये क्या फॉर्म करते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, और एक क्या फॉर्म करते हैं, एक पोलर बॉडी फॉर्म करते हैं। ये पोलर बॉडी क्या होती है बच्चा, तो ये पोलर बॉडी क्या होती है, ये एक रिड्यूस पार्ट एक तरीके से कह लो। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, अगर मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस कंप्लीट हुई है तो टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये जो टू सेल्स फॉर्म हो रही हैं ये अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल का मतलब कि सेकेंडरी oocyte का साइज अगर इतना बड़ा था, तो यहाँ पे प्राइमरी जो पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हो रही है उसका साइज कितना है, इतना छोटा सा, स्मॉल सा। तो अभी तक साइंटिस्ट आर नॉट concerned about this, what is the function of a polar body and where it goes। तो मोस्टली यहाँ पे ये बताते हैं कि ये डीजनरेट हो जाती है, मतलब इनका अभी तक कोई भी साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता चला है कि फर्दर इनका होता क्या। देन उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस होगी, क्योंकि अभी हमने किसकी प्रोसेस की थी, मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस की थी, और जब हम मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस करते हैं देन वी फॉर्म ओवा, या फिर हमारा जो एग है। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या बनाते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी बनाते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी। ओके, तो अब आपने देखा कि ये क्या था, ये oogenesis की प्रोसेस थी, ये oogenesis की प्रोसेस थी बच्चा, जहाँ पे हमने इन टॉपिक को समझा। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रही है, फीटल ओवरी, जब वो फीटस है तभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। यहाँ पर बहुत सारी oogonia सेल थी, इन oogonia सेल्स में प्रोसेस स्टार्ट हुई मियोसिस फर्स्ट की, और इसी टाइम पर जब ये प्राइमरी oocyte मतलब oogonia से इन्होंने प्राइमरी oocyte फॉर्म किया, तो ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में। ठीक है, फिर फर्दर oogonia से जो प्राइमरी oocyte सेल बनी थी, ये जब अरेस्ट हो गई तो इन्होंने आफ्टर जब इनमें मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस पूरी हुई, तो पूरी होने के बाद ये अरेस्ट इन्होंने क्या फॉर्म किया, सेकेंडरी oocyte फॉर्म किया, और उसके साथ ही साथ पोलर बॉडी। देन फर्दर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में फिर फर्दर मियोसिस सेकेंड डिवीजन की प्रोसेस होगी, एंड देन इट फॉर्म द ओवा एंड सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी फिर से डिजनरेट हो जाएगी, और ओवा को कौन कैप्चर कर लेगा, जो पिम्बरी मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब, वो इनको कैप्चर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस तो हमारी थी, इतनी प्रोसेस थी हमारी oogonia की, oogenesis oogonia से जो कि हमने स्टार्ट किया, और इतनी प्रोसेस थी। नेक्स्ट प्रोसेस मुझे आपको बताना है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज नहीं, फॉलिकुलोजेनेसिस। अब ये फॉलिकुलोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ फॉलिकल। तो स्टूडेंट कैसे आप समझोगे इसे, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक डायग्राम को हम यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये डिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, अब डिवीजन के बाद मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, प्राइमरी oocyte सेल थी। आपने कहा यस सर, हमारे पास प्राइमरी oocyte सेल थी, जो कि क्या हो गई, अरेस्ट हो गई थी, है ना।
उगोनिया थी। उगोनिया में फर्दर क्या हुआ था, माइटोसिस डिवीजन हुआ। माइटोसिस के बाद उन्होंने प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन किया, और ये प्राइमरी oocyte क्या हो गई, हमारी अरेस्ट हो गई। अरेस्ट होने के बाद लिख दूं, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। और ये जब अरेस्ट हो गई, तो अरेस्ट होने के बाद इनके ऊपर क्या होने लगा, इनके ऊपर ग्रेनुलोसा की एक लेयर बन गई। ठीक है, ग्रेनुलोसा की लेयर बच्चा कैसे बनती है, तो ग्रेनुलोसा की लेयर जो इनके आस पास एसेसरी सेल्स होती हैं, इनकी कुछ हेल्पिंग सेल्स होती हैं, वो इसके ऊपर किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं, ग्रेनुलोसा लेयर फॉर्म कर देती हैं, जिसे हम फॉलिकल बोलते हैं। एट दिस सिचुएशन देयर नेम इज प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये हो गई भाई अरेस्ट, ये क्या हो गई, ये अरेस्ट हो गए। अब अरेस्ट किस फेज में हुई, तो आपने कहा था प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हुई। प्रोफेज फर्स्ट की किस फेज में अरेस्ट हुई, तो ये डाइकाइनेसिस फेज में अरेस्ट होती है। डाइकाइनेसिस फेज में ही अरेस्ट होगी। अगर कोई आपसे अंदर का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताओगे कि मुझे तो स्टेज का नाम भी पता है, मुझे डाइकाइनेसिस पता है। आपको पता है ना, 5 स्टेजेस होती हैं मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की प्रोसेस में 5 स्टेजेस होती हैं। तो 5 स्टेजेस में मैं एक स्टेज आपको बता रहा हूँ जहां पर ये अरेस्ट हो रही है, और वो स्टेज कौन सी हमारी, डाइकाइनेसिस की फेज है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल था। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद बच्चा क्या होगा, यहाँ पर और ग्रेनुलोसा की लेयर बनेंगी। प्यूबर्टी के टाइम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने बताया कि ग्रेनुलोसा की और लेयर्स यहाँ पर बनेंगी, 2 to 8 लेयर्स एक स्ट्रक्चर ये यहाँ पर फॉर्म करेगा। और इस सिचुएशन में, मतलब इस टाइम पे हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम नेम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, इसे हम क्या नेम देते हैं, इसे हम नेम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल नेम देते हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में हमें चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो ग्रेनुलोसा की वॉल थी इसे हम थीका बोल रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर हमको एक न्यू सेल्स दिख रही है। जो हमारी सेल थी, मतलब जो हमारा प्राइमरी oocyte था, उसका लार्ज साइज हो गया। और लार्ज साइज के बाद अब ये कंप्लीट करने वाला है अपनी मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस को। इट मीन्स स्टूडेंट कि ये जो हमारे सेकेंडरी फॉलिकल्स थे, अब सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट होता है, इसी टाइम पर मार्क करने वाली चीज ये होती है कि ये जो हमारा प्राइमरी oocyte था, दिस गेट डिवाइडेड एंड फॉर्म सेकेंडरी oocyte। मीन्स यहाँ पर जो हमारा मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है, और इन्होंने फॉर्म किया एक पोलर बॉडी, और सेकेंड वन क्या फॉर्म किया, सेकेंडरी oocyte। तो मैं इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है, ये है सेकेंडरी oocyte। एंड फर्दर इन दिस सेकेंडरी oocyte द granulosa which refers to as थीका लेयर। ओके, अब यहाँ पर जो हमारी थीका लेयर है इसमें भी कुछ अलग हो रहा है। जानते हैं क्या अलग हो रहा है, थीका गेट ऑल्सो फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन, एंड विच इज थीका इंटरना। ठीक है, जो यहाँ पर 2 जोन्स बन रहे हैं उसका हम क्या नेम दे रहे हैं, तो उसे हम आउटर वॉल को क्या बोल रहे हैं, थीका एक्सटर्ना। और जो इनर वॉल है इसे हम क्या नेम दे रहे हैं, थीका इंटरना। ठीक है, आउटर वॉल को क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब बाहर, एक्सटीरियर पार्ट, और इंटरना मतलब इन, मीन्स अंदर। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, थीका इंटरना बोल रहे हैं। और साथ ही साथ ये हमारी सेकेंडरी oocyte सेल है, और यहाँ पर एक केविटी बन जाती है, फ्लूइड फिल्ड केविटी बन जाती है, जो कि क्या है, एंड्रूअम है। और ये है क्या हमारा, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या चीजें दिख रही हैं, तो आपने कहा कि सर हमको दिख रहा है यहाँ पे थीका लेयर्स बन गई हैं, और थीका लेयर्स के साथ साथ यहाँ पर एंट्रोम केविटी बन गई है, और टर्शरी फॉलिकल ही है जहां पर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। इट मींस कि यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट दिस टर्शरी फॉलिकल गेट ट्रांसफॉर्म and form the next important structure which is graphian follicle। ओके, तो इन्होंने लार्ज साइटोप्लाज्म, जो हमारी सेकेंडरी oocyte थी ना, उसने बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म अपने चारों तरफ इकट्ठा किया, एंड फॉर्म बल्क ऑफ अ साइज। इसने अपना साइज क्या कर लिया, बहुत ज्यादा बढ़ा लिया।
ठीक है, क्या कर लिया, बहुत ज्यादा अपना साइज बढ़ा लिया, तो सिंपल सी बात है, जब आप साइज इंक्रीज करोगे ना तो आपकी केविटी भी बढ़ जाएगी। तो जो ये एंट्रियम केविटी फॉर्म थी, स्प्लिट फिल्ड केविटी, इसका भी साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और साथ ही साथ जो सेकेंडरी oocyte सेल्स थी, उसने अपने पास, अपने बाहर एक लेयर फॉर्म कर ली जिसका नाम क्या है, जोना पेल्लुसिडा। ओके, तो ये अगर मैं यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ तो इसका नेम क्या बता रहा हूँ, इसका नेम मैं बता रहा हूँ जोना पेल्यूसिडा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक रिमार्केबल थिंग है, एंड रिमार्केबल थिंग इज इन योर बोर्ड एग्जाम मोस्ट टाइम ऑफ अ क्वेश्चन आस्क्ड रिलेटेड टू ग्राफियन फॉलिकल। ओके, ग्राफियन फॉलिकल से रिलेटेड आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका नेम मैंने आपको बता ही दिया। आउटर वॉल को आप क्या बोलते हो, थीका एक्सटर्ना बोलते हो। ठीक है, इनर वॉल को आप क्या बोलते हो, इनर वॉल को आप थीका इंटरना बोलते हो। ठीक है, जोना पेलिसिडा मैंने बता ही दिया, ये है क्या, तो ये सेल क्या है, हमारी सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, सेकेंडरी oocytes है। देन इसके बाद इनमें क्या फिल है, तो आपने कहा कि भाई इसमें तो फिल है एंट्रोम केविटी। ठीक है, स्प्लिट फिल्ड केविटी जिसे हम एंट्रोम बोलते हैं। और ये पूरा किसका पार्ट है, तो आपने कहा ये पूरा पार्ट है हमारा ग्राफियन फॉलिकल का। किसका पार्ट है, ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट है। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना फर्दर हमारे एंजाइम रिलीज करेंगे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम एंड्रोजन बोलते हैं। उसके साथ ही साथ एंड्रोम केविटी भी कुछ ना कुछ एंजाइम तो सॉरी हार्मोन रिलीज करेंगे, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, एंड्रोजन जिसे हम बोलते हैं। और साथ ही साथ जो बाकी का भी स्ट्रक्चर है ना, वो भी एक तरीके से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, फर्दर अब आगे क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल तो हमने फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट वन क्या होगा, नेक्स्ट वन ये ग्राफियन फॉलिकल की वॉल रप्चर होगी। भाई बहुत सारी ब्लड वेसल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर ने इनको बनाया है, अब ये क्या होंगे, फर्दर रप्चर हो जाएंगे। और रप्चर होने के बाद क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, वॉल रप्चर होने के बाद जो हमारा सेकेंडरी oocyte था, है ना, जोना पेल्यूसिडा की वॉल, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और वॉल फॉर्म हो जाती है बच्चा। ठीक है, वो वॉल यहाँ पर एक और फॉर्म हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। देख रहे हैं, यहाँ भी आ गया कोरोना, कोरोना पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो कोरोना रेडियाटा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, और एक लेयर और रहती, तो मतलब ये हमारा सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया। और यहीं पर बच्चा सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने को ही हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा डिवीजन था, जो हमारा डिवीजन था, मतलब मियोसिस सेकेंड डिवीजन था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और ये क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte मतलब ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई, ओवम रिलीज हो गया। अब बाकी जो फर्दर हमारे पास पार्ट रहता है, मतलब ये जो हमारा ग्राफ्टिन फॉलिकल है, यहाँ समझिएगा, ये जो हमारा ग्राफ्टिन फॉलिकल था, ये क्या है, ये अभी रप्चर हो गया। तो इसका तो कुछ ना कुछ पार्ट तो प्रेजेंट है ना, इतनी मेहनत की, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये सब हमने बनाया, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम आपको, नहीं छोड़ेंगे हम क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, मतलब इनके रप्चर होने से जो बना, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, लेकिन हाँ आपके नीट एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, 2017 या 18 में पूछा गया था कि व्हाट इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे कि कॉर्पस ल्यूटियम होती है। भाई जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई, रेडिश कलर रहा होगा ना, भाई ब्लड वेसल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे डैमेज हो रहा है ना, तो रेडिश होगा पार्ट। अब ये रेडिश पार्ट किसमें कन्वर्ट होता है, येलोविश पार्ट में, जिसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। एंड कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज सम हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ये क्या रिलीज करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है, तो जो इंडोमेट्रियम की वॉल को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चाहिए, वो कौन रिलीज करेगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम वर्क एज बिहेव एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। आफ्टर दैट, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ,
ये oocyte का क्या हुआ, तो oocyte को कैप्चर कर लिया गया। जो हमने फिमरी बना रखी थी, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब थी, इनफंडिबुलम का जो पार्ट फिमरी था, वो इसे कैच करेगा, ऑस्टियम मिलेगा, और ऑस्टियम के बाद कहाँ, एम्पुला जोन पे भेज देगा, और एम्पुला में ये वेट करेगा कि स्पर्म आए इसको फ्यूज करे। अगर स्पर्म इससे फ्यूज होता है तो वैसे ही सेकेंडरी oocyte का जो मियोसिस सेकंड का डिवीजन है वो कंप्लीट होगा, और ओवा और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। बट अगर अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, सेकेंडरी oocyte को स्पर्म नहीं मिला, तो ये सेकेंडरी oocyte ही ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज कर दिया जाएगा थ्रू द वेजाइना। ओके, तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन कब है, अगर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, देन दिस corpus luteum degraded. This is also degenerate and form the corpus albicans. तो ये कुछ ऐसा 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 whitish part बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, corpus albicans बोलते हैं। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको, और यहाँ पर हमारा जो फॉलिकल था वो टोटली क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए इसको। मैंने आपको बताया प्राइमरी oocyte था हमारे पास, प्राइमरी oocyte फर्दर प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद यहाँ पर हमारी मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है विद इन द टर्शरी फॉलिकल। आफ्टर दिस tertiary follicle, here tertiary follicle get transformed and form the Graafian follicle where the secondary oocyte present, and after the degradation of the Graafian follicle, rupture of the Graafian follicle, the secondary oocyte get released, and this is catched by the fimbris structure, and this Graafian follicle get transformed into the corpus luteum, and corpus luteum then totally degenerate and form the corpus albicans. So this is overall process of folliculogenesis. ओके, सो स्टूडेंट ये प्रोसेस एक तरीके से oogenesis की थी, जहाँ पे हमने ओव्यूलेशन में इसे स्टॉप किया, यहाँ पर भी ओव्यूलेशन में स्टॉप किया, एंड देन फर्दर उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब oogenesis की प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गई। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। आप अगर अपनी नोट फॉर्म कर रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, जैसे मैं फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको ये प्रोसेस समझा रहा हूँ, और अगर आप भी ऐसा कर रहे हो ना, रिटर्न में वर्क कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। 100% गारंटी है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। होपफुली इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना यहाँ पे कंसर्न करते हैं, विच इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो स्टूडेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत गंदा सा डायग्राम आपको दिख रहा है, बट होपफुली आपको फोकस करना चाहिए कि आपको चीजें समझ में आए, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम आप बहुत अच्छा बना लो, और अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे हो तो उस अच्छे डायग्राम का कोई मीन नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने एक गंदा सा मतलब अपने काम भर का बना लिया है ताकि आपको समझा सकूं। देन हम अब इस डायग्राम को समझेंगे कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो पहले छोटा सा इंट्रो करते हैं अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ओनली अकर इन फीमेल बॉडी, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दिस बिकम स्टार्ट, प्यूबर्टी के टाइम पर, जो प्यूबर्टी एज रीच करती है फीमेल्स, उस टाइम पर ये स्टार्ट होता है। इट मींस 11 to 13 की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मीनार्च। ओके, क्या बोलते हैं, मीनार्च बोलते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ स्टॉप, दैट मींस कि व्हेन फीमेल रीच द एज 50 इयर्स, एट दिस टाइम देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम स्टॉप, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की एज को क्या बोलते हैं, मीनार्च बोलते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने की एज को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत से साइक्लिक चेंजेस आते हैं। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। मेंस्ट्रुअल क्यों बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन एक वर्ड है जहां पर ब्लीडिंग कॉज होती है फीमेल्स में, और साइकिल का मीनिंग क्या होता है कि ये पीरियोडिकली आते रहते हैं, है ना, अल्टरनेट आते रहते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि जो फीमेल्स में ओवरी होती है वो एक बार में, एक मंथ में एक ओव्यूलेशन की प्रोसेस करती है, और दूसरी ओवरी दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी से ओव्यूलेशन करती है। इट मींस कि ये अल्टरनेट फंक्शन करती है। और यहाँ पर जो ओव्यूल है, मतलब जो हमारा ओव्यूलेशन की प्रोसेस है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो आखिर कैसे एक दूसरे से ये कोरिलेटेड है और कैसे ये प्रोसेस होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल होती है 3 स्टेजेस। फर्स्ट जो स्टेज होती है, इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टेज को हम, मेंस्ट्रुएशन।
जिसे शॉर्ट में मेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, डे वाइज सारी चीजें होती हैं, तो फर्स्ट टू 3 डेज की जो स्टेज है वो क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन होती है। सेकंड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, तो सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, और जो हमारी थर्ड स्टेज होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेक्रीटरी फेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्रीटरी फेज बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज का अनदर नेम क्या होता है, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, और सेक्रेटरी फेज का अनदर नेम क्या होता है, ल्यूटियल फेज। क्यों इसका नेम है मैं ये भी बताऊंगा अभी आपको। तो फिलहाल इतना हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे डन होती है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें 4 पॉइंट्स पर फोकस करना होगा। पहला, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। पिट्यूटरी हार्मोन कैसे अफेक्ट करते हैं इस प्रोसेस को, ओवेरियन क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ओवरी में क्या क्या हो रहा है इस टाइम पर, और साथ ही साथ ओवेरियन हार्मोन लेवल क्या होता है, जो ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। और फोर्थ वन हमारा आ जाएगा यूटेराइन इवेंट। तो ये 4 इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, और हमारी यहाँ पर जो पहली स्टेज मैंने आपको बताई, फर्स्ट टू 3 फेजेस में आप इसे डिवाइड कर लोगे, वो हमारी थी मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस जिसे हम बोल रहे हैं, मेंसेस लिखा भी है यहाँ पर। सेकेंड वन को हम प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, ये फॉलिकुलर फेज हो जाएगी। एंड देन लास्ट वन हमारी सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज होती है, जो कि हमारी थर्ड स्टेज हो जाएगी। कैसे होता है, तो सबसे पहले समझिएगा ओवेरियन इवेंट्स में आपको समझाता हूँ। ओवेरी में मैंने आपको बताया कि हमारी प्राइमरी oocyte थी, प्राइमरी oocyte मतलब कि जो हमारा प्राइमरी oocyte था उसने प्राइमरी फॉलिकल बनाया, सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, टर्शरी फॉलिकल बनाया, और फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होने के बाद उसने ओव्यूलेशन की प्रोसेस की। ओव्यूलेशन करने के बाद वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, और वो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, देन तो यहां पर आपने समझा कि ओवरी में ये इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब ये ओवरी के इवेंट्स हो रहे थे डे वाइज अगर बात करें तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस 14 डेज में, 13 के बाद ये 14 डेज में ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही थी। डे वाइज समझ गए, तो इसे हमने फॉलिकुलर फेज क्यों बोला, क्योंकि फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्यों बोला फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ल्यूटियल फेज क्यों बोला, बिकॉज ऑफ हियर कार्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर इज फॉर्म, इसलिए हमने इसे ल्यूटियल फेज बोला। देन दूसरे केस में हम क्या बता रहे हैं, दूसरे केस में हम बता रहे हैं पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। एट दिस सिचुएशन द एफएसएच हार्मोन लेवल इज हाई। एफएसएच हार्मोन जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो लगातार रिलीज हो रहा है, और फॉलिकल के स्टिमुलेशन को जो है मोटिवेट कर रहा है, मतलब कह रहा है कि हाँ भाई तुम फॉर्म करो, फॉलिकल्स आप फॉर्म होते जाओ। तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, और यहाँ पर आप इसका लेवल देख रहे हैं डाउन, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो फॉलिकल है वो क्या हो गई है, रप्चर हो गई है, तो यहाँ पर उसका लेवल लो है। एंड देन जब लास्ट की स्टेज मतलब 28 डेज के बाद न्यू साइकिल स्टार्ट होगी तो फिर से इनका लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। देन उसके बाद जो हमारा सेकेंड वन हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके फॉर्मेशन को एक तरीके से इंक्रीज करना। तो ये भी क्या है, एक नॉर्मल लेवल पे अपना चल रहा है। ठीक है, हाई कहाँ पर हो रहा है, तो आप कह रहे हो 13 से 14 डेज जो है हमारे, उस टाइम पर इसका लेवल हाई हो रहा है। तो ये तो ओवेरियन इवेंट्स हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल हो गया। देन ओवेरियन हार्मोन लेवल क्या होता है, तो ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर आप फॉलिकल फेज की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुई, अभी मैंने आपको बताया है इस लेक्चर में कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या सेक्रीट कर रहा है, ये क्या सेक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और फिर देखिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम स्टॉप, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो सिंपल सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होगी। तो ये आप देख रहे हैं किसका लेवल, प्रोजेस्टेरॉन का। एस्ट्रोजन की बात करें तो ये भी क्या है, फॉलिकल के फॉर्मेशन को मोटिवेट कर रहा है ना, स्टिमुलेट कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बाद इसका लेवल लो और फिर इसका लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, यूटेराइन इवेंट्स क्या होता है, यूटेराइन इवेंट्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट टू 3 डेज हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, मतलब इस टाइम पे ब्लीडिंग हुई। क्यों ब्लीडिंग हुई, हमारी इंडोमेट्रियम की वॉल रप्चर हो गई। याद करिए मैंने आपको बताया था कि इंडोमेट्रियम का मेन फंक्शन क्या होता है, इंडोमेट्रियम हमारी साइक्लिक चेंजेस शो करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लीडिंग हो रही है वो इंडोमेट्रियम की वॉल रप्चर होने की वजह से हो रही है।
तो जैसे 3 से 4 डेज 5 डेज और फिर पूरे डेज आप बढ़ते जाओगे 25 26 तक, एंडोमेट्रियम की वॉल अपने आप को डेवलप कर रही होती है। जानते हैं क्यों डेवलप कर रही होती है? फर्दर अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर हो गई तो आप उसे इम्प्लांट करोगे ना, उस जायगोट को फर्दर इम्प्लांट करोगे ना, तो जायगोट को इम्प्लांट करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इंडोमेट्रियम की वॉल की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज ऑफ इंडोमेट्रियम की वॉल में ही तो आप इसे इम्प्लांट करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर नहीं हुई, तो ये इंडोमेट्रियम की वॉल डिजनरेट हो जाएगी, डिग्रेडेड हो जाएगी, और फिर यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को मिलेगी। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेक्रेटरी फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेक्रीशन हो रहा है ना, ठीक है, सेक्रीशन की प्रोसेस हो रही। तो स्टूडेंट होपफुली आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे समझ पाए होंगे, आप oogenesis की प्रोसेस को समझ पाए होंगे, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन जैसे नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के समझेंगे। एंड थैंक यू स्टूडेंट।